जब भारत की संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब, तो हर किसान अपनी बात, किसान सोचता है कि मेरी बात होगी, छात्र सोचता है मेरी बात होगी, महिलाएं सोचती हैं मेरी बात करेंगे, मेरी रक्षा की बात करेंगे। ऐसे माननीय प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, शांत हो जाएं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और हम सब लोगों को आशीष वचन दें तथा दिशा निर्देश दें। थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, महान दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी, महान दल के सचिव श्री बदम सिंह सैनी जी, श्री सभाजीत मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामनंद सैनी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पारसनाथ मौर्य जी, प्रदेश महासचिव श्री सुनीत सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री जेपी मौर्य जी, प्रदेश महासचिव श्री सर्वेश साक्य जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राजेश मौर्य जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री रामेंद्र साक्य जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विष्णु कुशवाहा जी और हमारे बीच में बैठे इटावा के पूर्व सांसद श्री राम सिंह साक्य जी, श्री प्रेमदास कठेरिया जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, इटावा के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी और ये हमारे बहुत नेता है, पूर्व सांसद मैनपुरी के लोकप्रिय सांसद रहे श्री तेज प्रताप यादव जी, मैनपुरी के विधायक श्री राजकुमार जी, पूर्व मंत्री श्री आलोक साक्य जी, किसनी के विधायक श्री कठेरिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी, इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अंशुल जी और यहाँ उपस्थित महान दल और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपके मुख्य अतिथि को जो इस यात्रा के, जिनको कहें कि जो रण के दूल्हा हैं मौर्य जी, उनको बोलना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। मैं आज सैफई में आदरणीय मौर्य जी का और उनके सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं महान दल के बड़े पैमाने पाए हुए कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सैफई की इस ज़मीन पर आकर समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक निश्चय किया है और निश्चय करके ही यहाँ आए। आप जानते हैं कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस नाम की महत्ता क्या है ये भी जान लीजिए। एक वक्त था जब कभी लोगों पर संकट आया, केशव को पुकारा और केशव आए। चाहे चीर हरण के वक्त द्रौपदी ने पुकारा हो, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो सिर्फ केशव ही कहती रहीं,
और उनकी लाज बचाने का काम केशव ने किया। जब जब अर्जुन पर संकट आया, केशव को याद किया और उसका परिणाम आप सब जानते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है, आज भी चीरहरण हो रहे हैं, आज भी अन्याय हो रहे हैं, और ऐसे अन्याय हो रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होती। किसी भी भले आदमी के खिलाफ कभी मुकदमा लिख सकता है, कभी भी कोई आदमी जेल में डाला जा सकता है, सरकार के खिलाफ बयान दिया तो देशद्रोह का मुकदमा कायम हो सकता है। तो यह अन्याय की पराकाष्ठा है, और इस अन्याय को खत्म करने के लिए ही श्री केशव देव मौर्य जी ने अखिलेश यादव का समर्थन करने और उनको अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया है। ये जो महान दल है, इसके कार्यकर्ताओं को अपना पुराना इतिहास याद रखना चाहिए कि कैसे कौन कौन लोग हैं जो आपको मिटाने का काम करते आ रहे हैं और किया है अतीत में। हम सब ने पढ़ा होगा कि एक वक्त था जब इस देश में धर्म के नाम पर अत्याचार, अनाचार और तमाम तरह के अंधविश्वास पनप रहे थे, फैल रहे थे। उस वक्त भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर उन सारे अनाचारों को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। लेकिन तभी कुछ लोगों को ये लगा, करे इससे तो हमारा रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो आदि शंकर और उनके शंकराचार्यों ने बौद्ध स्तूपों को तोड़ने का काम शुरू किया और बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। एक किताब मैंने पढ़ी थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं पांडे जी, विशंबर नाथ पांडे, और उड़ीसा के गवर्नर भी रहे, बहुत काबिल आदमी थे। उनकी एक पुस्तक थी, उसमें लिखा कि आदि शंकर के माध्यम से जितने स्तूप तोड़े गए, उसका 1/100वां हिस्सा भी औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाए, जिसकी चर्चा होती। इतना ज्यादा नुकसान किया। आप देखें, सारनाथ में चले जाइए, टूटे हुए से दिखते हैं कि नहीं? जो गए हो जानते हो, महान दल के लोग और लोग भी। तो मौर्य जी, सारनाथ में अब भी टूटे हुए अवशेष दिखाई पड़ते हैं। किन लोगों ने तोड़े थे? वे लोग अब धीरे धीरे इस सारी व्यवस्था पर कब्जा करके जो समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उन सबके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं। उनका जो वाजिब हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे, सब कुछ बेचा जा रहा है। ये लोग, तमाम लोग नहीं जानते हैं कि जो अभी बेचने की देश की वित्त मंत्री ने घोषणा की है मोनेटाइजेशन की, वो कोई मामूली चीज नहीं है। इन सड़कों को भी बेचा जा रहा है। अभी गाड़ी लेके चलते हो तो रोड टैक्स जो लगता है, जब निजी हाथों में पहुंच जाएगी तो रोड टैक्स चलेगा, तो आप 10 बार सोचोगे कि गाड़ी खरीदें कि न खरीदें। ये जो सबके हाथ में स्मार्टफोन हैं, ये अभी बहुत सस्ते हैं, इनकी लाइनें भी बेच रहे हैं, कई लाख करोड़ इससे भी ले रहे हैं। और जब निजी हाथों में ये सब चली जाएंगी लाइनें, क्योंकि जो कुछ आप बात करते हैं वो वेब्स के माध्यम से इन्हीं लाइनों से जाती, ये टावर हैं, ये तरंगे पकड़ती हैं और जो वेब्स हैं उनके माध्यम से दूसरी जगह भेजती। ये भी बेची जा रहे हैं। एक आध महीने में सब निजी हाथों में चली जाएगी। रेल बेची जा रही। अभी तो आप रेल में जाएंगे, अभी सबसे सस्ता यही था। पैसा नहीं होता तो बिना टिकट चले जाते लोग, साधु संत गरीब लोग बिना टिकट चले जाते थे, कोई पूछता नहीं था, कहते चलो गरीब आदमी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। रेलवे के बाद टॉयलेट में जाएंगे तो उसका भी पैसा अलग से लगेगा। प्लेटफॉर्म तो अभी 25 रुपए का टिकट हो गया। तो ये सब इतना धांधली हो रही है कि सारी संपत्ति देश की बेचकर 4-5 लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है।
और कह रहे हैं कि जो हमारे बजट का घाटा है उसका पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो बजट का घाटा तो अगली साल भी होगा, उसके बाद भी होगा, तब किसे बेचेंगे? तब कुछ बचेगा ही नहीं बेचेंगे। मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि जब सब बेच रहे तो राज्य किस में करोगे? और हमारी जो बड़े पैमाने में रेलवे से लेकर सारे विभागों में नौकरियां मिलती थी, उसमें संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था थी। निजी हाथों में जाने के बाद सारा आरक्षण खत्म, कोई आरक्षण नहीं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में ये तो अन्याय का, यहाँ की सरकार जो है अन्याय का एक पर्यायवाची शब्द हो गया। जिधर नजर उठाइए, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे छात्र हों, चाहे बेरोजगार लोग, अगर कोई मांग करने चला जाए तो लाठीचार्ज हो जाता है। अगर आप सड़क पर भी शांतमय तरीके से कहें कि हम साइकिल यात्रा करेंगे तो पेंडेमिक अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हो सकता है आज हम लोगों के खिलाफ भी हो जाए। ये करते रहें तो कुछ नहीं, लेकिन विपक्ष करे तो है। तो जब इस सीमा तक कदम कदम पर नाइंसाफी हो रही है, ज्यादतियां हो रही हैं, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को सताया जा रहा है, उनका हक छीने जा रहा है, तो लोगों को सड़क पे आना ही होगा और ऐसी सरकार को हटाने के लिए निश्चय करना ही। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और भविष्य जो है ठीक हो, तो इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना देश भुखमरी की स्थिति में तो है ही और बुरी हालत में पहुंचने वाला है। अभी देखा कोरोना काल में, कि कोरोना काल में कितने लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, यानी हवा नहीं दे पाए ये, और लोग मर गए। कहते एक भी नहीं मरा। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 23,000 लोग मरे। मैंने भारत सरकार के जो वो भारत समाचार के मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा, उनसे पूछा कि आपके लोग हर गांव में गए, लगभग 300 लोग बहुत सारे गांव में गए, और एक एक जो मरने वालों की सूची आपने संख्या अपने टीवी बताई, तो आपके अनुसार कितने लोग मरे होंगे? तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से लगभग 15 से 17 लाख लोग मरे, और गवर्नमेंट कह रही 23,000 मरे। जितने यहाँ इटावा मरे हैं, किसी को दिखाया गया कोरोना से मरे? किसी को नहीं दिखा। किसी कह दिया हार्ट फेल हो गया, किसी कह दिया और कुछ हो गया, कुछ न कुछ दूसरी बीमारी बता दी, क्योंकि कोरोना ऊपर से आदेश थे। ऊपर से मेरी लोगों से बात हुई, बोले साहब क्या बताएं, डीएम कह रहे ऊपर से आदेश है, कोरोना मत दिखाइए। तो जब इतनी जुल्मी और निर्दयी सरकार हो तो ये कब तक रहे? इसको तो हटाना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केशवदेव मौर्य जी को, उन्होंने ऐसे वक्त में अपने नाम को सार्थक करने का काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये मुहिम और चलेगी आगे, और प्रदेश से ये बीजेपी की जो जालिम सरकार है वो चली जाएगी, और ये चली जाएगी तो 24 में आप समझते क्या होने वाला? तो बताओ, हटाओगे सब लोग गांव-गांव जाके? न बाद में सोचो कि जी हमारी जाति का आ गया हो, जो हमारे इलाके का आ गया, ये बाहर का है, ये अंदर का है। ये मत चलिए। जब कानून खराब बनता है तो सबको रौनता चला जाता है। उस खराबी को समाप्त करने के लिए जिसको ये गठबंधन टिकट दे उसको जिताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।